नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। क्या आरक्षण के नाम पर हिंदुस्तान में अस्थिरता फैलाने की साजिश हो रही है? क्या विपक्षी गठबंधन रिजर्वेशन के नाम पर एक बार फिर से वही फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है जिसका खूब इस्तेमाल उसने चुनावों में किया? क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर देश में भ्रम फैलाया जा रहा है? क्या लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनावों में भी विपक्ष आरक्षण कार्ड ही भुनाने की कोशिश कर रहा है? आरक्षण के मुद्दे पर सदन से लेकर सड़क तक अफवाहों की आग को कौन हवा दे रहा है? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब आज देश के सामने लाए जाने की जरूरत है। आज देश में आरक्षण के मुद्दे पर कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था और भारत बंद के आह्वान का समर्थन करने वाली पार्टियों की लिस्ट देखिए जरा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, यानी जो विपक्षी इंडी गठबंधन है उसमें आने वाले ज्यादातर दल इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। फैसले का मतलब यह है कि राज्य एससी श्रेणी के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकता है और कोटे के भीतर कोटा लागू करने के लिए उन्हें एक तरीके से सब क्लासिफाई कर सकता है। दलित संगठनों का तर्क है कि एससी में उपवर्गीकरण का फैसला आरक्षण ढांचे और संवैधानिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगा। इसने सरकार से अनुरोध किया है कि इस फैसले को खारिज किया जाए क्योंकि यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरनाक है। फैसले के दौरान जो बहस हुई उसमें अदालत ने एससी एसटी में क्रीमी लेयर की जरूरत पर भी जोर दिया था। फिलहाल क्रीमी लेयर वाली व्यवस्था सिर्फ ओबीसी आरक्षण में ही लागू होती है। तो यह तो हुई बात सुप्रीम कोर्ट की। अब आप देख लीजिए कि कैसे विपक्षी गठबंधन इस तीर को सरकार की ओर मोड़ रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कहा कि आरक्षण नीति में कोई बदलाव तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक देश में अस्पृश्यता की प्रथा बनी हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर सकते थे। हालांकि खुद कांग्रेस पार्टी के अगर दो मुख्यमंत्रियों का आप बयान देखेंगे, कर्नाटक के सिद्धारमैया और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को आप जब सुनेंगे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया क्योंकि इन दोनों राज्यों का जो स्थानीय समीकरण है, राजनीतिक समीकरण, वो उससे सध रहा है। मतलब जिस राज्य में कांग्रेसी सरकार है, जहां कांग्रेस की अपनी राजनीतिक जरूरत इससे पूरी हो रही है, तो वहां तो इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन केंद्र में इसी पार्टी ने आरक्षण के इस मुद्दे को मोदी के खिलाफ एक तलवार की तरह इस्तेमाल कर लिया। बावजूद इसके कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और टिप्पणी पर अपना स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के करीब हफ्ते भर बाद यानी 9 अगस्त को एससी और एसटी समुदाय से आने वाले बीजेपी के सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और करीब 100 सांसदों ने एससी एसटी आरक्षण के भीतर क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को अमल में लाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर उन्होंने पीएम से रिक्वेस्ट किया कि इसे लागू नहीं किया जाए। सांसदों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भरोसा भी दिया कि वे इस मुद्दे का हल निकालेंगे और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कहा गया कि संविधान में एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मामले में क्रीमी लेयर जैसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इसे अमल में नहीं लाया जाएगा। लेकिन इंडी गठबंधन जो आरक्षण के मुद्दे को हवा देने में लगा हुआ था, उसने अपना एजेंडा जारी रखा और नतीजा देखिए कि आज पटना से लेकर कोटा तक सड़कों पर बवाल मचा हुआ। सरकार ने एससी में क्रीमी लेयर के सवाल को सिरे से खारिज कर दिया था और एससी में सब कैटेगरी को लेकर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2 शर्तें लगाई थी। लेकिन इसको लेकर भी तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। सरकार ने आज इस पर भी स्पष्टीकरण दिया है, जरा एक बार सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य चाहें तो सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं और उसमें 2 शर्तें लगा दी। क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा करेंगे राज्य और जिसको भी वो रिजर्वेशन देंगे उसको 100% नहीं दे सकते जो एससी का रिजर्वेशन है उसको। तो ये विषय अननेसेसरी के विपक्ष के लोग इसमें भ्रम फैला रहे हैं।
तो जो सब कैटेगराइजेशन की बात हो रही है, जो उप वर्गीकरण की बात हो रही है एससी एसटी में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि ऐसा नहीं है कि अपने मनमाने तरीके से आप ऐसा वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा सर्वे करके और प्रॉपर आपके पास डेटा होना चाहिए जिसके आधार पे आप फैसला कर सकें कि किस अनुसूचित जाति के तहत कौन सी जातियों को इसका कम या ज्यादा फायदा मिल रहा है, और उसके हिसाब से जो पिछड़े रह गए लोग हैं, जो ज्यादा पिछड़े हैं, उसमें भी जिनको कि इसका फायदा अभी तक नहीं मिल पाया है, जहां पहुंच पाया है, उनको कैसे आरक्षण का फायदा मिल सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए आप अलग से जो आरक्षण उसमें किया गया है उसमें आप वर्गीकरण कर सकते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है। लेकिन हर मंच से सरकार के मंत्री एससी में सब कैटेगरी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को इस तरीके से हवा दे रहा है कि कैसे भी करके मोदी सरकार को आरक्षण विरोधी साबित कर दिया जाए। एक बार जरा बारी बारी से विपक्ष के बड़े नेताओं का इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पोस्ट आप देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है और जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं, और सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों, घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। यानी कि अखिलेश यादव बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार धोखे से एससी एसटी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। आरजेडी के मुखिया तेजस्वी यादव क्या लिखते हैं? वो लिख रहे हैं कि नकली ओबीसी प्रधानमंत्री तथा बीजेपी और एनडीए सरकार के निष्प्रभावी पिछड़ा, दलित व आदिवासी वर्गों के मंत्रियों और सांसदों को जनता कड़ा सबक सिखाएगी। यानी कि उनके लिए प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो नकली ओबीसी, वो असली ओबीसी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी असली ओबीसी नहीं है, नकली ओबीसी हैं। और उनके पार्टी के जितने भी दलित और ओबीसी, एससी एसटी वर्ग से आने वाले जितने भी मंत्री और सांसद हैं वो सब निष्प्रभावी हैं। सिर्फ तेजस्वी यादव हैं जो कि ओबीसी नेता के तौर पे प्रभावी। मोदी जी के राज में आप देखिएगा दलितों को बांटा जा रहा है, क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। आज देखिएगा जो रिजर्वेशन जो है उसको खत्म किया जा रहा है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले, संविधान जो है संविधान बचा रहे, आरक्षण लोगों को मिलता रहे। तो आरक्षण जैसे सेंसिटिव मसले पर ऐसी सियासत तब हो रही है जब मोदी सरकार ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, और ऐसे में आपके मन में, हमारे मन में, सबके मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों विपक्ष आरक्षण के मुद्दे पर सड़कों को सुलगाने में लगा हुआ है। और इन सवालों का जवाब जानने के लिए मतलब एक और इसको कई तरीके से देखा जा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे को हवा दी गई और उसका फायदा विपक्ष की पार्टियों को दिखा, एक बार फिर से वो विधानसभा चुनाव के पहले इसको आजमाने की कोशिश में। लेकिन ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये भी एक बार देखना चाहिए। और अभी पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो हुआ वो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। आज से चंद हफ्ते पहले वहां भी आरक्षण को लेकर ही आंदोलन की शुरुआत हुई और कहा गया कि छात्रों का यह आंदोलन निरंकुश सत्ता के खिलाफ है। जैसे आज अपने यहां एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि दलितों का हक मारने की कोशिश हो रही है और उसके लिए आंदोलन हो रहा है। वहां के आंदोलन को भी विपक्ष की पार्टियों ने खुला समर्थन दिया, तो यहां भी आरक्षण के आंदोलन को विपक्षी पार्टियां खुलकर समर्थन दे रही हैं। वहां शेख हसीना की सरकार निशाने पर थी, यहां देश में केंद्र में जो मोदी सरकार है वो निशाने पर है। हमें नहीं कहना चाह रहे हैं कि ऐसा, या हम ऐसा मानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के हालात एक जैसे हैं या दोनों देशों में कोई समानता है, लेकिन दोनों देशों की घटनाओं की समानता को आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। जो घटनाएं जिस तरीके से वहां हुई और जिस तरीके से यहां, जिस तरह की एक संवेदनशील मुद्दे को जिस तरीके से हवा देने की कोशिश हो रही है वो खतरनाक तो है ही। 2014 में राष्ट्रीय राजनीति में मोदी का प्रभाव बढ़ने के साथ साथ जातीय गोलबंदी और जो जातीय आधारित राजनीति है वो कमजोर हुई थी। लेकिन 2019 आते आते जो मोदी लहर का कुनबा और बड़ा होता चला गया, लेकिन 2024 में इस कुनबे में पहली बार दरार देखने को आई और चुनाव के दौरान आरक्षण को लेकर जो फैलाया गया फेक नैरेटिव था उसमें उसका बड़ा रोल था इसमें। और ये नैरेटिव क्या था वो आपको पता है
कि अगर मोदी को 400 सीटें आ गई तो आरक्षण खत्म कर देंगे, तो संविधान खत्म कर देंगे। विपक्ष को लगता है कि नैरेटिव विधानसभा चुनावों में भी हिंदुत्व की काट साबित हो सकता है, और यह बात बीजेपी भी जानती है। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ। जातीयता का जहर घोलने वाले लोग ये भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये जातीयता का जहर घोलने वाले लोग भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न कर रहे हैं, और एक तरफ हमें आपस में बांट रहे हैं तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण की ताकत में चढ़ करके उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में भी झोंकने का काम कर रहे हैं। तो आरक्षण को लेकर विपक्ष का नैरेटिव चाहे जो हो, लेकिन फैक्ट यह है कि बीजेपी शासन में ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी कमोबेश हर मोर्चे पर बढ़ी, और खासकर यूपी सरकार, यूपी जैसे राज्य में अगर आप देखेंगे, सिर्फ यूपी का अगर आप आंकड़ा उठा ले हाल फिलहाल के, तो भी आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे बीजेपी शासित राज्यों में ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण घटने की बजाय या उनकी भागीदारी घटने की बजाय और बढ़ी है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग के जरिए 46,675 भर्तियां की है अभी, और इसमें से ओबीसी के कुल 17,929 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, और अगर इसका प्रतिशत में आप इसे देखेंगे तो ये 38.41%। इन भर्तियों में ओबीसी एससी और एसटी के प्रतिशत को अगर आप जोड़ देंगे तो इसका आंकड़ा 60% से ऊपर हो जाता है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 50% से ऊपर ले जाना चाहते हैं आरक्षण की सीमा। भाई आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 60% आरक्षण मिल रहा है लोगों को एक तरीके से, जबकि अखिलेश के शासन में यूपी लोक सेवा आयोग की कुल भर्तियों में सिर्फ 26% ओबीसी सेलेक्ट हुए थे। आज जिन 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सुर्खियों में है, उसमें भी 31,000 से ज्यादा ओबीसी युवाओं को सफलता मिली। उसके बावजूद भी यह माहौल बनाया जा रहा है कि पिछड़ों का, दलितों का, एससी एसटी का आरक्षण और उनका हक मारा जा रहा है। इसी तरीके से लेटरल एंट्री को लेकर भी तमाम भ्रम फैलाए गए, जबकि हकीकत यह है कि इसकी शुरुआत कांग्रेसी शासन में हुई, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के टीचर मनमोहन सिंह को इंदिरा गांधी सीधे सरकार में लेकर आई थी। एक लंबा सिलसिला है और ऐसे नामों की एक लंबी फहरिस्त है जिनको कि सीधे लेटरल एंट्री का उस समय दौर नहीं था, लेटरल एंट्री नहीं कही जाती थी, लेकिन एकेडमिक्स से और दूसरे सेक्टर से एक्सपर्ट के तौर पे लोग सरकार में लिए जाते थे। 1976 में उन्हें किसी सीधे आईएएस बना दिया गया, देश का फाइनेंस सेक्रेटरी बना दिया गया। इस तरह की बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी की सरकार में बाहर से मोंटेक सिंह अहलूवालिया को लेकर उन्होंने वित्त सचिव बना दिया। वित्त सचिव का पद आप सोचिए, बहुत सीनियर मोस्ट आईएएस को मिलता है, लेकिन उनको बनाया गया। यानी राष्ट्र हित में एक्सपर्ट को बाहर से लाकर बड़ी जिम्मेदारी देने की प्रथा और एक परंपरा चली आ रही थी, लेकिन 2005 में इसे यूपीए सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए एक ज्यादा फॉर्मल रूप देने की कोशिश की, और उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को लाकर और ब्यूरोक्रेसी में बहुत ऊंचे पोजीशन पे रखा गया। लेकिन आप देखिए कि इस प्रोसेस को मोदी सरकार ने एक तरीके से ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, ज्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर देने की कोशिश की, और यूपीएससी के जरिए लेटरल एंट्री प्रोग्राम को बढ़ावा दिया गया। अब उसमें आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो डिबेट अपनी जगह है। फिलहाल सरकार का स्टैंड क्लियर है, और सरकार ने साफ कर दिया है कि वो लेटरल एंट्री में भी एससी एसटी ओबीसी आरक्षण को उसी तरीके से लागू करेगी जैसे बाकी नौकरियों में किया जाता है। बावजूद इसके ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि मोदी सरकार आरक्षण विरोधी। तो जिस तरीके से देश भर में आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। उसमें से कुछ सवाल हम अपने पैनल से पूछेंगे, अपने गेस्ट से पूछेंगे, और कुछ सवाल हैं जो कि हम आपके सामने रखना चाहते हैं। वो सवाल कौन से हैं, जरा एक बार देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के रवैये को आप कैसे देखते हैं? और ऑप्शन ए है विपक्ष भ्रम फैला रहा है, ऑप्शन बी उकसाने भड़काने में विपक्ष जुटा हुआ है, और ऑप्शन सी दलितों के हक के लिए लड़ रहा है विपक्ष।
क्या सोचते हैं आप, हमें बताना शुरू करिए। सवाल नंबर 2, आरक्षण को लेकर मोदी सरकार की नीति पर आपकी राय क्या है? और ऑप्शन ए है दलितों का आरक्षण सुरक्षित है, ऑप्शन बी संवैधानिक नियमों का पालन हो रहा है, और ऑप्शन सी मोदी सरकार आरक्षण विरोधी है, जैसा कि विपक्ष बताने की या साबित करने की कोशिश में जुटा हुआ है। और सवाल नंबर 3, लैटरल एंट्री विवाद को आप कैसे देखते हैं? और ऑप्शन ए विपक्ष ने झूठा एजेंडा फैलाया, प्रोपेगेंडा किया, ऑप्शन बी कांग्रेस ने खुद भी लैटरल भर्तियां की है, इसलिए उसका विरोध कोई बहुत जायज नहीं है, और ऑप्शन सी मोदी का फैसला था आरक्षण विरोधी, यह आरक्षण विरोधी फैसला था, इसलिए इसे वापस ले लिया गया, तो ठीक हुआ। ये 3 सवाल हैं और इसके 3 ऑप्शन हैं आपके सामने। आप इन सवालों के बारे में क्या सोचते हैं, आपका जवाब क्या है, आप हमें बताना शुरू करिए। और जवाब कैसे देना है ये आप जानते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाई दे रहा है, इसे जैसे ही आप अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करेंगे, आपके सामने इन्हीं 3 सवालों की लिस्ट खुल जाएगी। उसमें से अपना जवाब चुनने के बाद आपको सबमिट करना है और आखिर में अपनी डिटेल भी भरनी है, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप फटाफट वोट करना शुरू करिए और आप अपनी राय से हमें अवगत कराना शुरू करिए। और हम रुख करते हैं अपने मेहमानों का। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। अवनीजेश अवस्थी हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। करण वर्मा हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं। राजकुमार भाटी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और हमारे साथ प्रोफेसर बद्री नारायण हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जगदीश शर्मा भाई, जिस तरीके से आज देश भर में ये बंद बुलाई गई और ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है, भाई इसके पीछे वो कौन से फैक्ट हैं जो कांग्रेस की सरकार खुद लैटरल एंट्री प्रोग्राम में बिना आरक्षण के लोगों को हायर ब्यूरोक्रेसी में पद देती रही। आज राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई ये साजिश हो रही है, ये लोगों का हक मारा जा रहा है। तो हक मारने का काम तो कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने किया। इस सरकार पर सवाल उठे तो उसने फैसला वापस ले लिया, लेकिन फिर भी माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी बीजेपी और मोदी है। रंजीत भाई, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रहा था। आपने जो कहा कि आरक्षण की वजह से देश में आज बंद है, लोग सड़कों पर हैं। पिछले 10 साल से लोग सड़कों पर, चाहे किसान को लेके, चाहे महिला को लेके, चाहे बलात्कार को लेके, अफरा तफरी पिछले 10 साल से चल रही है। अच्छा लगा कि आपको समझा कि ये सरकार का फेलियर है। मोदी जी के, आप कहते हैं मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है। क्या स्पष्ट कर दिया भाई? आजकल मोदी जी की सुनता कौन है? अगर मोदी जी ने सच्ची बात करते, अपने वादों की बात करते, गारंटी की बात करते, तो ये देश सुनता भी। देश का बुरा हाल है रंजीत भाई, आप समझिए स्थिति कहां पे। कोई मोदी जी पे विश्वास नहीं कर रहा है। आप थोप दीजिए चैनल के थ्रू, टीवी के थ्रू, माध्यम के थ्रू, पूरा देश समझ रहा है कि देश में चल क्या रहा है। और संविधान खत्म करने का तो क्या चल रहा है वही तो बताइए ना। क्या चल रहा है? आप जो कह रहे हैं क्या गड़बड़ चल रहा है बताइए ना जरा। हाँ, मैं दावे से कह रहा हूं, इनका सिस्टम था कि इसी तरह 400 सीट ला, संविधान ही बदल देंगे। भाई ये देश संविधान से चलेगा, इस बात को समझ लेना चाहिए। भाई आप सबके मन की बात जान लेते हैं, लेकिन भाई सब, मैं तो कह रहा हूं कि आप लोगों की मन की बात नहीं, मन पढ़ के आप सारा माहौल बना दे रहे हैं। और आपने जो किया उस पर कोई चर्चा भी ना हो। मैं बता रहा हूं भाई, आपने संविधान बदलने का काम आपने किया। संविधान बदलने का काम कांग्रेस ने किया इस देश में, इमरजेंसी के दौरान किया। और बिना आरक्षण के हायर ब्यूरोक्रेसी में लोगों की भर्तियां करने का काम भी आपने किया। आरोप लगा रहे हैं आप बीजेपी पे। 10 साल में देख रहे हैं कि देश की दुर्दशा हो गई है। क्यों प्रधानमंत्री पे कोई भरोसा करेगा? क्यों करेगा भरोसा? एक आपने उदाहरण और दिया इंदिरा जी का और राजीव जी का। मुझे अच्छा लगा कि आपको याद है इंदिरा जी, राजीव जी, आपने 2 नाम लिए, मोहन सिंह अहलूवालिया और मनमोहन सिंह। आप देखिए दोनों का इतिहास, दोनों ने देश को क्या योगदान दिया है। एक जो बीजेपी कर रही है अपने, वैसे तो परिवारवाद के खिलाफ है, और जो मोदी जी ला रहे हैं उसका कोई योगदान नहीं था, कोई योगदान नहीं होगा, वो सब नकारे होंगे। यही है ना कि आपने बिना आरक्षण के, एक लाइन की बात है जगदीश शर्मा, आपने बिना आरक्षण के लोगों को IAS IPS जैसे पोजीशन पे आपने रखा। आपने लैटरल एंट्री के तहत आपने भर्तियां की हायर ब्यूरोक्रेसी में, तो उसमें कोई दोष नहीं है,
कोई दोष नहीं, वो सब बहुत काबिल थे, निश्चित रूप से काबिल होंगे और काबिल लोगों को ही लिया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी के लोग लेके आएंगे तो नकारे को लेके आएंगे। किसी नेता के बच्चों को नहीं रखा। मनमोहन सिंह का इतिहास है, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया का इतिहास है। यह समझदार से देश बचाने के लिए करना चाहिए। हम इस बात का विरोध नहीं कर रहे। जो आप परिवारवाद की बीजेपी झूठा प्रोपेगेंडा फैलाती है, तो बिरला की बेटी क्या है ये बता दीजिए, या जो ये लेके आए वो क्या है? नहीं, जगदीश शर्मा ठीक है भाई, सच आप ये कह रहे हैं कि मोदी संविधान बदल देंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि पिछले 10 सालों में 8 बार संविधान में संशोधन हुए और सारे संविधान संशोधन में कांग्रेस ने बीजेपी के साथ वोट किया, यानी कि आपने उसके पक्ष में वोट किया। फिर भी आप ये माहौल बना रहे हैं कि आप माहौल बना रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। अब निजेश अवस्थी भाई, मैं कह रहा हूं कि पर हम बदलने नहीं जा रहे हैं। ठीक है जगदीश शर्मा, फिर आएंगे आपके पास, हम हक को और फिर आएंगे। मैंने तो सिर्फ एक फैक्ट रखा, मैंने एक तथ्य रखा कि भाई आप कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, लेकिन संविधान बदलने की जो प्रक्रिया होती है, जो कि संवैधानिक है, खुद में संवैधानिक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि असंवैधानिक प्रक्रिया है। संविधान बदलना कोई गलत चीज है, हमेशा आप जिस तरीके से उसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा होता नहीं है। सो कहने का मतलब यह है, तो मैंने सिर्फ एक फैक्ट रखा। मैं अब निजेश जी के पास जा रहा हूं। अब निजेश जी भाई, इस देश में आज के तारीख में यह स्पष्ट है कि कम से कम कोई भी पार्टी, कोई भी बड़ी पार्टी, मैं तो कह रहा हूं छोटी बड़ी सारी पार्टियां, बड़ी तो छोड़िए, शायद ही कोई ऐसी पार्टी मिलेगी आपको जो कि आज की तारीख में आरक्षण के खिलाफ है। एक कॉन्सेप्ट के तौर पे, एक सोशल जस्टिस की मुहिम के तौर पे आरक्षण की अवधारणा के खिलाफ शायद ही कोई मिलेगा आपको। फिर भी इस देश में यह माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि भाई ये आरक्षण खत्म कर देगी सरकार। ये क्यों हो रहा है? रंजीत जी, आप एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, 2015, 16, 17 मोदी जी के आने के बाद लगातार अलग अलग छोटे छोटे समूहों में भय, आशंकाएं फैला करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना सिर्फ ये उद्देश्य है। अभी आज जो भारत बंद की बात है, ये हैरत की बात है कि जब भारत सरकार ने स्वयं कैबिनेट, भारत सरकार कैबिनेट में जिसमें प्रधानमंत्री खुद उसके मुखिया होते हैं, उसने आकर के बाहर ये घोषणा की कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कोटे के अंदर कोटा, उससे कोई सहमत नहीं है और हम वो करने नहीं जा रहे हैं। इसके बावजूद भारत बंद है। तो देश की उन छोटे दुकानदारों को, उन व्यापारियों को, उन व्यवसायियों को, उन नौजवानों को समझना चाहिए कि अराजकता फैलाने की कितनी सुनियोजित कोशिश हो रही है, कितनी सुनियोजित कोशिश हो रही है। जबरदस्ती किसी के कहीं कब्जा कर लें लोग, ये ऐसे ऐसे लोग जो है ना, उनके दिमाग में सत्ता की जो इस समय अनुपस्थिति है वो आ रही है। और असलियत में देखें तो एक तो आपने ही बताया, दो नहीं थे भाई साहब रंजीत जी, सिर्फ मनमोहन सिंह और मोन्टेक सिंह नहीं थे। नहीं, मैंने तो सिर्फ उदाहरण के तौर पे दो प्रोमिनेंट नाम बताए, एक लंबी फहरिस्त है वो। मैं आईजी पटेल के से लेकर के 2014 तक के मैं उदाहरण दे सकता हूं कि कहां पर किसको बिना किसी विज्ञापन के, ये तो विज्ञापन आया, कोई भी कर सकता था, उसमें बाकायदा विज्ञापन में कोई अप्लाई करता, इंटरव्यू होता, बाकी सब कुछ प्रक्रिया होती, वो भी वापस ले ली। लेकिन इनमें यहाँ तो बिना किसी विज्ञापन के कर दिया गया। रिजर्व बैंक के गवर्नर तक ऐसे अपॉइंट हुए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बार आरक्षण में आज जो लोग बड़े उछल उछल के, कुछ एक पार्टी वाले कह रहे हैं कि इतने समाजवादी हो या कांग्रेसी हो कि सेक्रेटरी नहीं है, आज वो कहते हैं कि थर्ड उसमें नहीं है, ग्रेड ए में नहीं है, बी में नहीं है। मायावती ने एक बार किया था आरक्षण में, आरक्षण लागू किया था पदोन्नति में भी, वो अखिलेश यादव ने आके वापस कर लिया। जो एसपी बन गए थे उनको दोबारा डीएसपी बनना पड़ा, डिमोट हो गए वो। ये भाटी जी बैठे हैं, ये बताएंगे कि ये सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। ये झूठ कह रहा हूँ तो ठीक है, पूछ ही लेते ना, राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के सांसद ने वो बिल फाड़ दिया था, अगर आपको याद हो तो। मतलब इस हद तक विरोध था। आज जब आज आप विपक्ष में हैं तो आप आरक्षण के चैंपियन बने फिर रहे हैं। नहीं, आपने जो विश्लेषण किया और अवनिजेश अवस्थी जी भी जो बोल रहे थे, उसका लब्बो-लुआब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ओबीसी दलित की बहुत हितैषी हैं और उन्हें पूरा सम्मान दे रही हैं, पूरी हिस्सेदारी दे रही हैं और कोटे से भी ज्यादा भर्ती हो रहे हैं। जैसा आपने शिक्षक भर्ती में बताया कि 31,000 भर्ती हो गए उसमें ओबीसी। तो
तो इसका मतलब ये पिछड़े वर्ग और दलित समुदाय बिल्कुल नासमझ है, इन्हें अपने हित समझ में आ नहीं रहे हैं, इसलिए ये आपत्ति उठा रहे हैं। और इनके जो नेता हैं वो भी मूर्ख हैं, उनकी समझ में कुछ आ नहीं रहा। और हाई कोर्ट भी गलत है, जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी गलत है। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पहले रिपोर्ट दी थी कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्गों के साथ बेईमानी हुई है, उनके पद छीने गए हैं, उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने कहा कि 6,800 शिक्षकों की भर्ती और ओबीसी वर्ग से की जाए, ये कम हुई है। उसके बाद 2 साल से लड़के लड़कियां लखनऊ की सड़कों पर पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, लगातार धरने दे रहे हैं, जेल भेजा गया, पीटा गया है। लेकिन योगी जी की सरकार ने वो हाई कोर्ट का आदेश नहीं माना जिसमें 6,800 की नियुक्ति होनी थी। अब हाई कोर्ट ने वो भर्ती रद्द कर दी। हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ, इसमें सूची गलत बनी है, ये सूची दोबारा बनाई जाए। आप इन सबको गलत ठहरा रहे हैं क्योंकि रणजीत जी को मोदी जी का चेहरा अच्छा लगता है, भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगती है, इसलिए खाता ना भाई जो रणजीत जी कहते हैं वो सही। बाकी सारी दुनिया झूठ बोल रही है, गलत आरोप लगा रही है। सच्चाई ये है कि बीजेपी की सरकारों में हर भर्ती में, रंजीत जी बस थोड़ा सा समय और लूंगा, हर भर्ती में ओबीसी एससी के साथ बेईमानी हो रही है। एनएफएस का एक नया सिस्टम लेकर आया गया है, भर्ती होने से रोका जा रहा है। दसियों उदाहरण ऐसे हैं। अभी पीछे संजय गांधी पीजीआई में 2 प्रोफेसर की पोस्ट निकली, एक जनरल कास्ट थी, एक ओबीसी थी। जनरल वाली भर ली गई, ओबीसी में बहुत ही योग्य लड़का था जो सर्विस और जिसने अप्लाई किया, उसने टॉप किया सारे एग्जाम में उससे पहले। उसको एनएफएस बता के नॉट फाउंड सुटेबल, ये सुटेबल नहीं है, उसे रोक दिया गया। अभी लेटेस्ट जो लेटरल एंट्री का मैटर है, अगर ये बहुत बढ़िया मोदी जी कर रहे थे, सरकार बहुत बढ़िया कर रही थी, तो इस निर्णय को वापस क्यों ले लिया? वापस लिया निर्णय तो इसका मतलब कुछ गलत हो रहा था, कुछ धांधली हो रही थी, कुछ चोर था इनके मन में। तो ये कांग्रेस के शासन का आप जिक्र करें, किसी एक मोंटेक सिंह अहलुवालिया या डॉक्टर मनमोहन सिंह या सैम पित्रोदा का नाम लेके उन्हें अलग अलग विभागों के विशेषज्ञ के तौर पे एक आदमी तो बैठाया गया था। यहाँ तो 45 की भर्ती हो रही है एक साथ, 45 सचिव बनाए एक आदमी। यहाँ भी आपने पता नहीं जो लैटरल एंट्री के नाम पे पिछले कुछ सालों में भर्तियां हुई है, राजकुमार भाटी जी, उसकी लिस्ट देखनी चाहिए आपको, उसकी लिस्ट देखनी चाहिए। हमने वो लिस्ट देखी है, उसमें एक पद पे एक ही आदमी की भर्ती हुई है। ऐसा नहीं है कि एक पद पे 5 लोग लिए गए हैं और उसमें आरक्षण का नियम नहीं लगाया गया है। भाई वो सिंगल पोजीशन के लिए निकाली गई और सिंगल एक ही आदमी की भर्ती हुई है, और ये यही उसका क्राइटेरिया है। लेकिन वो मैं कह रहा हूं कि अगर उसमें आरक्षण जरूरी है या होना चाहिए तो हो, उसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि बाई एंड लार्ज की भाई ये पूरी सरकार जो है वो आरक्षण विरोधी है, आरक्षण खत्म कर देगी। भाई कहां आरक्षण खत्म हो रहा है, यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, हाँ 10 सेकंड और दे मुझे। हाँ। आपके शब्दों में ही जाहिर हो गया कि सरकार आरक्षण विरोधी है। आपने अभी खुद कहा कि अगर आरक्षण जरूरी है तो नियम लागू होना चाहिए। हाँ। सरकार नहीं कर रही थी। हाँ। तो इसका मतलब सरकार आरक्षण विरोधी है। हाँ। जो सरकार अब समझ रही है जिस बात को, हाँ। वो पहले भी तो समझ सकती थी अगर आरक्षण समर्थक होती थी। इसका मतलब ये आरक्षण विरोधी सरकार है। अब निजेश जी आऊंगा आपके पास, ये हमारे पास एक्सपर्ट के तौर पे प्रोफेसर बद्रीनारायण। 10 सेकंड मैं भी ले लूं जरा। हाँ जी 10 सेकंड मैं भी ले लूं। जी हाँ। ये भाटी साहब के पूरे वक्तव्य में तर्क पता क्या था? कोई तथ्य नहीं था। अगर ऐसा नहीं है तो क्या दुनिया बेवकूफ है जो विरोध कर रही है क्या? ये तर्क है इनका। ये तर्क है, कोई तथ्य नहीं दिया। आप एक नहीं, मोंटेक सिंह अहलुवालिया और सैम पित्रोदा और मनमोहन सिंह नहीं, आईजी पटेल से लेकर के नंदन नीलकेनी तक सबने, और एक पद। और अभी भी मैं बता दूं आपको मैं कि जो रिक्तियां निकली थी वो 3 साल के लिए एक्सटेंडेबल टू 2 इयर्स, सिर्फ 5 साल के लिए डेपुटेशन पर, अस्थायी तौर पर, कोई परमानेंट नहीं था। लेकिन भाटी जी को इस देश से कोई लेना देना नहीं। उनको तो बांग्लादेश याद आता है, उनको बांग्लादेश याद आता है। लेकिन अफसोस की बात यह है भाटी जी आपके लिए कि ये देश आप लाख कोशिशों के बावजूद भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कह रहे हैं कि मेरे रिपोर्ट पर तो ये जेपीसी चाहेंगे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर तो चाहेंगे। लेकिन अगर मान लो कोई और खबर आती है विदेश से तो उसके बारे में, ये तो विदेश की खबर है कि विदेशियों को। राजकुमार भाटी जल्दी से संक्षेप। अब हमारी भी तो सुन लो, आपकी हो गई, बहुत लंबा हो गया। हाँ
देखिए ये तो बता आप दो। कह रहे हैं नहीं, कि मेरे कि बातों में कोई तर्क ही नहीं था। आरक्षण में पदोन्नति में आरक्षण समस्या ये वो है, आपने जो पूछा उसका जवाब ले लेते सुनना हैं, नहीं जवाब चाहते लेते तो हैं मैं चुप जल्दी हो से। हाँ, जाता हूं। राजकुमार भाटी, अब निजेश जी। जवाब नहीं दिया ना आपने। हाँ, आपने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया, तब तो दूसरे का जवाब दोगे। पदोन्नति में आरक्षण का विरोध आपने किया था, और जो लोग पदोन्नति पा गए थे वो वापस डिमोट हुए, हाँ या नहीं? बताइए भाटी जी। बोलूं रणजीत जी? हाँ हाँ, बोलूं बोलिए क्या? ना। इस देश में यही तो हो रहा है। अवस्थी जी हम पे सवाल भी उठा रहे हैं, जवाब हमारा सुनना नहीं चाहते। यही तो हो रहा है, हमारी आवाज तो दबाई जा रही है, हमें डरा धमका के चुप तो किया जा रहा है। बोलिए ना हम महाराज, अपने हक की बात भी उठाएं, कोई कह आवाज रहे नहीं हैं इनकी दबाई बात जा में रही कोई है। तर्क नहीं है। जब बोलने की बारी आती है तो आप बोलता रहा जवाब हूं। देते नहीं है, जवाब देते नहीं है, अब वो सिर्फ बोलने नहीं माहौल दे रहे, बनाते फिर हैं। चिल्ला रहे हो बीच में। मैं बोलता रहा हूं, हाँ। मैं बोलता रहा हूं, हाँ, मैं बोलता रहा हूं। वो कह रहे हैं इनकी बातों में कोई तर्क नहीं है। हमारी बात में 10 तर्क भी हों, अवस्थी जी आपकी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ठीक समस्या है, मैं यही समझ है। गया, ये जो मैं आपका समझ गया। mindset है नहीं, आप ये आरक्षण पॉइंटेड विरोधी है, क्वेश्चन, दलित विरोधी पॉइंटेड है, सवाल ओबीसी का विरोधी है। पॉइंटेड जवाब देना आप हमारे चाहिए तर्क कि समझना ही नहीं आपने चाहते। पदोन्नति में आरक्षण के मामले पे आपने वो बिल फाड़ा कि नहीं, आपके सांसद ने, आपने विरोध किया कि नहीं, आप जो प्रमोट हो गए थे उनको डिमोट किया कि नहीं, आप इसका जवाब ही नहीं दे रहे, जवाब ही नहीं दे रहे आप। मैं बद्रीनारायण के पास जाता हूं। पदोन्नति में आरक्षण, प्रोफेसर पदोन्नति में आरक्षण नहीं, प्रोफेसर बद्रीनारायण, मैं उनसे पूछता हूं कि भाई अगर लैटरल एंट्री का मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, क्या आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों में कोई फर्क है? देखिए रंजीत जी, मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी इस देश में गवर्नेंस में आएगी, आरक्षण खत्म नहीं कर सकती है। आरक्षण को लेकर के एक ही पॉलिसी अप्रोच सभी का होगा, क्योंकि आरक्षण एक बड़े उससे जुड़ गया है, इमोशनल और जो इमोशन फॉर डेवलपमेंट के उससे भी जुड़ गया है, कम्युनिटी डेवलपमेंट। लेकिन आरक्षण का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हर सरकार का कंसर्न होना चाहिए, जिसमें जब पॉलिटिक्स आ जाती है तो वो कंसर्न छूटने लगता है। जैसे अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया सब क्लासिफिकेशन पर, आपने खुद ही बताया कि कांग्रेस ने कैसे उस पर टर्न लिया, और उस पर मुझे लगता है कि सभी को उस पर भी सहमत होना चाहिए, जैसे वो आरक्षण पे सहमत है। लेकिन उसके खिलाफ एक पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अच्छा, उन कम्युनिटी के लोग अभी इतने पावरफुल नहीं हुए हैं, मीडिया में, पॉलिटिक्स में नेता नहीं है उनके पास कि वो उसको लीड कर सके। जैसे वाल्मीकि ने लीड किया इस लड़ाई को पंजाब में, माडिगा ने लीड किया इस लड़ाई को आंध्र प्रदेश में सब क्लासिफिकेशन की लड़ाई को, मातंग ने महाराष्ट्र में। लेकिन उनके ना लीडर्स कुछ कहीं दिखाई पड़ते हैं, ना उनके मीडिया में कोई डिबेट में बोलने आता है, और वो सारा डिस्कोर्स एंटी रिजर्वेशन के अराउंड खड़ा हो जाता है। हाँ। और मायावती ने एक लीड किया, उसमें क्रीमी लेयर, और उन्होंने जो जाटो बेस है उनका, उसकी पॉलिटिक्स उनकी जरूरत है, तो अब वो पूरा एक एंटी सब क्लासिफिकेशन भी ये लड़ाई जा रही है। तो मुझे लगता है बहुत विचित्र स्थिति है इस देश में। ये सारी संस्थाओं को आप संदेह में, घेरे में डाल दीजिए, सारी संस्थाओं के नियमों को आप उसमें डाल दीजिए अफवाह में, तो पॉलिटिक्स आसान हो जाती है, बट वो देश और राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हानिकारक होती है। दूसरा जो लैटरल एंट्री का मामला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, लैटरल एंट्री न्यू लिबरल इकोनॉमी एंड गवर्नेंस का प्रोडक्ट है, जो नरसिम्हा राव ने 90s में न्यू लिबरल इकोनॉमी और गवर्नेंस लगाया। उसके आधार पर आप ही ने बताया कि 2005 से कांग्रेस ने लेटरल एंट्री, क्योंकि उसमें जरूरत है आपको, उसमें आपको ले आना है एक्सपर्ट्स को, क्योंकि आप मेगा डेवलपमेंट मार्केट आ चुका है, तो आपको बहुत तरह के एक्सपर्ट चाहिए। तो आप वो एक्सपर्ट एग्जाम नहीं देंगे IAS का, आपको उनको ले आना है शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े समय के लिए आपने लाना शुरू किया। अब उसमें भी आरक्षण होना चाहिए, ठीक है, सरकार ने कहा आरक्षण कर देंगे, लेकिन लेटरल एंट्री तो कांग्रेस की देन है। सही बात। लेटरल एंट्री की पॉलिसी भी कांग्रेस, उस समय आरक्षण तो नहीं था। आरक्षण अब आपने इन पे आरक्षण लगवा दिया, हाँ भाई आरक्षण जो अपने समय में आरक्षण जिन्होंने नहीं दिया, आज वो कह रहे हैं कि भाई आप आरक्षण नहीं दे रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन आपने जो एक महत्वपूर्ण बात कही, प्रोफेसर बद्रीनारायण ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मैं आप आऊंगा सर आपके पास, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने, कहा कि भाई दोनों पार्टियों के नीतियों में आरक्षण को लेकर कम से कम कोई फर्क नहीं है। लेकिन सबसे जो दुर्भाग्यजनक स्थिति है वो ये है कि आज जब सब क्लासिफिकेशन एक तरीके से जरूरत है, समय की मांग है कि पिछड़ों में भी या दलितों में, SC ST में जो लोग पिछड़ गए हैं और जो आरक्षण का फायदा उठाने वाली, आरक्षण का फायदा कुछ ही जातियों को मिल रहा है SC ST में भी,
तो ये जरूरी है कि जो पिछड़ गए हैं उसमें उनको सब क्लासिफाई करके उनके लिए रिजर्वेशन उसमें सुनिश्चित किया जाए और उसका फायदा वहां तक पहुंचे, सबको समान रूप से पहुंचे। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स घुस गई है भाटी जी की, इसमें पॉलिटिक्स घुस गई है जगदीश जी के पार्टी की, कि भाई ये आरक्षण जो है ये पिछड़ा विरोधी और ये दलित विरोधी पूरा स्टैंड है। भाई ये दलित विरोधी कैसे हो गया करण वर्मा, कि अगर दलितों की 50 जातियों में से आरक्षण का फायदा सिर्फ 5 जातियों को मिल रहा है तो बाकी की 45 जातियों को क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? और अगर इसके लिए कोई सब क्लासिफिकेशन करके उसका वर्गीकरण करके उनको भी उसका फायदा दिलाने की कोशिश हो रही है तो ये आरक्षण विरोधी कैसे हो गया? रंजीत जी, थैंक गॉड आप आए मेरे पास, मुझे लग रहा था आप भूल ही गए, तो मुझे प्लीज 1 मिनट जरा दीजिएगा। जी, मैं कुछ बातों का जवाब देना चाह रहा हूं। हाँ। मैं पहले तो आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। 3 अप्रैल 2019 का एक सज्जन का ट्वीट है। वी विल अलाउ क्वालिफाइड एक्स सर्विसमैन लैटरल एंट्री इनटू द सिविल सर्विसेज। और ये सज्जन का नाम है श्री राहुल गांधी जी। उन्होंने ये ट्वीट किया है 2019 में। ठीक है, 2019 तक उनको लैटरल एंट्री बिल्कुल ठीक लगती थी। इनके जो पिताजी थे 6 अक्टूबर 1990 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि मैं ओबीसी रिजर्वेशन के विरुद्ध हूं क्योंकि कास्ट का जहर मेरे कंट्री में घुल जाएगा इसके कारण। ना जात पे ना पात पे मोहर लगाएं हाथ पे। ये है जगदीश जी की पार्टी। इनके जो पूर्वज थे जवाहरलाल नेहरू 27 जून 1961 को लेटर लिखते हैं सभी मुख्यमंत्रियों को और कहते हैं कि भाई मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं, इससे सेकेंड रेट सिटीजन आएंगे। मतलब इस हद तक चले गई है। और आज इन सबको अचानक से ये मसीहा बन गए सोशल जस्टिस के। वाल्मीकि स्कैम करते हैं कर्नाटका में, तेलंगाना में SC ST फंड्स को स्लैश करते हैं, पर ये सामाजिक न्याय के बहुत बड़े योद्धा है। तो देखिए अब एक बात समझिए, 0.5% जो लैटरल एंट्री की बात थी, 0.5% एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स अगर हम एक्सपर्ट्स को नहीं दे सकते, और उसमें भी हम एक्सपर्ट्स में ये नहीं कि कोई SC ST OBC को रोक रहा है, भाई हमारा मानना है मेरिटोरियस लोग SC ST OBC भी हो सकते हैं, उस पे एक आपत्ति हो गई सबको। मतलब कि आज कर्नाटका डेलॉयट और BCG इन सबको करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहा है कि भाई हमारा एसिड मोनेटाइजेशन ठीक कर दो। दिल्ली ड्रेनेज मास्टर प्लान में हर बार IIT खड़गपुर के प्लान आ रहे हैं, उनको रिजेक्ट कर रहा है। क्या एक इरिगेशन एक्सपर्ट नहीं आना चाहिए ऐसे में बोर्ड पे? पर इनके लिए देश कुछ मायने नहीं रखता। अब इन्होंने सोच लिया है भाई कास्ट पे बांटो देश को ताकि हिंदू बटे, मुसलमान को यूनाइट करो। जिस तरह से ममता दीदी ने 179 कास्ट में से 116 मुसलमान दिए OBC, जिसको कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया। तो इनका षड्यंत्र बिल्कुल साफ है। मतलब कास्ट से जिनको कोई लेना देना नहीं था, अचानक से उनको हाथ ये एक बटेर लग गई। रेवंत रेड्डी जैसे लोगों ने फेक वीडियोस ट्वीट किए 2024 के चुनाव में, जिससे इनको राजनीतिक फायदा हो गया। तो अब भाटी जी और इन सबके समझ आ गया यार कास्ट का कार्ड खेलो, और कुछ तो है नहीं हमारे पास। ना हम एक नया रोड मैप दे सकते हैं, ना डेवलपमेंट की बातें कर सकते हैं। झूठ फैलाओ एक तरफ से कि भाई बीजेपी खत्म कर देगी रिजर्वेशन, जबकि बीजेपी ने साफ कह दिया कैबिनेट की तरफ से, जैसे अविनेश जी ने कहा कि भाई हम नहीं है फेवर में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रीमी लेयर की बात SC ST में। हालांकि अगर आप मुझसे पूछे, बिल्कुल होना चाहिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। आज हमें पता है उत्तर प्रदेश से, मैं लखनऊ में आता हूं, यादव के पास जो बेनिफिट्स आए क्या नॉन यादव OBC के पास आए? इस पे एक एम्पेरिकल स्टडी हो, देखें आप क्या हुआ यूपी में। तो ऑफ कोर्स जो लोग भाटी जी को बहुत तकलीफ हो जाएगी उसमें, भाटी जी को बहुत तकलीफ हो जाएगी उसमें। जगदीश शर्मा भाई, एक फेक नैरेटिव, एकदम स्पष्ट रूप से एक फर्जी नैरेटिव जो कि आप चुनाव भर जिसको हवा देते रहे, आज भी आप वही फैलाने में लगे हुए। क्यों भाई? क्योंकि आपके पास कोई अल्टरनेट विजन नहीं है। देखिए रंजीत भाई, आज अच्छा होता कि आपकी इस डिबेट के अंदर बीजेपी का प्रवक्ता होता। मेरा भाई करण वर्मा बैठा है, वो बीजेपी का काम कर रहा है, एनालिस्ट का बोर्ड लगा के। कहीं ना कहीं मजा जब आता बीजेपी से चर्चा करते, वो तो है नहीं इस दौड़ में, तो भाग गया, जवाब देने की हिम्मत नहीं है, कोई आया नहीं आप यहाँ पे। कहना क्या मैं समझता हूँ, ये जो कास्ट वाली लड़ाई ना, अच्छा बाहुबली प्रधानमंत्री है, क्या करिएगा? कमरे में बैठ के पॉलिटिकल पार्टियों में एक नया कल्चर चल गया है, जो जिस मुद्दे पे जवाब नहीं देना चाहते उस पे आते ही नहीं है। आपकी पार्टी के भी लोग अक्सर नहीं आते हैं, जहां उनके पास जवाब नहीं होता आप भी नहीं आते। हाँ, जब बात सुनिए, देखिए कहीं हम गलत कहीं बीजेपी गलत, तो ऐसे में जब भारत की बात करनी है तो सबको बैठ के, सभी दल को, सभी कास्ट के लोगों को बैठ के, सरकार का दायित्व है बैठ के निर्णय करे हमें क्या करना। अगर वाकई देश और भारत के लोगों की सोचनी है, 70 कुर्सी की नहीं छोड़नी है, सोचनी है। कहने के मैं समझता हूं जिस तरह से
अब इनका हालात खराब है, ये इसी तरफ जा रहे हैं। आरक्षण के तो विरोध में शुरू से थे, और पर्दे के पीछे जो नौकरी देने की बात करें, शायद आपको पता नहीं है, हर जगह आरएसएस को घुसा रहे हैं। ये आपको नहीं पता ना, आप कहेंगे हर जगह पेपर लीक कर रहे हैं, पेपर लीक के अंदर अंदर ले जा रहे हैं। ये समय बड़ा सिस्टम में चल रहा है, ये अपना काम कर रहे हैं, ये भारत की नहीं सोच रहे हैं, ना इनको दलित की परवाह, ना इनको यादव की परवाह, इनको किसी की परवाह नहीं। प्रधानमंत्री ओबीसी हो गया अचानक, कहने के मैं समझता हूं ये सरकार की खोट और नियत की बात है। अगर सरकार वाकई बाहुबली होती, अच्छी सरकार होती, सबके बारे में सोचती, अपने वादों पर बात करती, तो बुला लेती विपक्ष के नेताओं को भी, सभी धर्म के लोगों को, हम ये बात डिबेट ही बंद कर देते। भाई समस्या ये है देश के सामने, एक अच्छे प्रधानमंत्री, अच्छी राजनीति तो ये है, चले जाएंगे नेहरू पे, इंदिरा जी पे, राजीव जी पे। अरे भाई हमने जो करा, हम देख रहे क्या हो रहा हमारे साथ। अब तुम तो अच्छे काम करो, तुम तो अच्छे दिन के वादे के साथ आए थे। अब मैं सवाल किससे करूं? अब आप बीजेपी के तो प्रवक्ता नहीं है, ये वर्मा जी भी बीजेपी, तो वही तो कह रहे हैं, करण वर्मा ने और कहा क्या, वही तो कह रहे हैं कि अच्छी पॉलिसी तो लेकर आई थी सरकार, अच्छी पॉलिसी तो लेकर आई थी सरकार, जिसमें कि आपने, जिसमें आपने जिसका वही मैं कह रहा हूं, भगवान दिख रहे थे, वही मैं कह रहा हूं ना जगदीश शर्मा, इतने अच्छे विचार हैं आपके और आपकी पार्टी के, तो भाई आपको समर्थन करना चाहिए था ना भाई, कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, जो कि ब्यूरोक्रेसी में नहीं होती। तो भाई अगर उसमें अगर 2-4 पद 10 पद अगर ऐसे एक्सपर्ट को दे दिया जाएगा जिससे देश को फायदा है, तो उसका विरोध क्यों करने लग गए? उसमें जातिवाद क्यों करने लग गए? नेताओं को बुला लेते। देखो देश तो जब भी चलेगा जब सारे नेता मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल दिखा के पहल करनी चाहिए थी, पर उनको तो हिंदू मुसलमान करना है, उनको तो आरएसएस को घुसाना, वो क्यों पहल करेंगे? इस पर आप नहीं पूछेंगे? अपनी ये सवाल सरकार से करो ना। रंजीत जी भाई मजा आएगा। अब तो सारे काम राहुल गांधी, अखिलेश, ममता पे। जगदीश शर्मा आपकी बात हो गई, आपकी बात। रंजीत जी एक बहुत अच्छी बात मुझे बार बार नजर आती है कि जब कांग्रेस के समय के भ्रष्टाचार की, कुकृत्यों की या किसी कारनामों की याद दिलाते हैं तो कहते हैं भाई हम तो उसकी भुगत रहे हैं, सत्ता से हटा दिया। और फिर कहते हैं कि नहीं, सत्ता से जनता ने नहीं हटाया, ईवीएम ने हटाया। भैया बात कर लो, अब एक बात तय कर लो भाटी जी और आप लोग मिलकर के, कि आपको ईवीएम जिताती है या जनता जिताती है, जनता हटाती है? जब मर्जी ईवीएम, और हमने गलतियां की तो मान तो लिया, हमें तो बैठा दिया विपक्ष में, सत्ता पक्ष से हटा करके यहाँ बिठा दिया, जब गलती भी मान लेते हैं। अभी देखो भैया, मैं भी बीच में नहीं बोलता। रंजीत जी एक छोटी सी बात जरूर कहता हूँ, क्योंकि भाटी जी ने मेरे ऊपर आरोप ये लगाया कि मैंने कहा कि तर्क नहीं, मैंने कहा नहीं, इनके पास तर्क है, तथ्य नहीं है। तर्क सिर्फ ये है इनके पास कि जब इतनी सब लोग विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब वैसे ही विरोध कर रहे हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई नहीं होगी? मैंने कहा तर्क आपने ये दिया, समझ गया भाटी जी, और आपने अब तक ये जवाब नहीं दिया जो मैंने पहली बार के में पूछा था कि आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण का विरोध करके जो लोग प्रमोट हो गए थे उनको डिमोट करके एंटी दलित विरोधी ये कार्यक्रम आपने उत्तर प्रदेश में बिल्कुल खुलेआम किया, दलितों को अपनी औकात दिखाने का काम किया, और कह करके किया आपने। और सबसे मजेदार बात कि आज वही अखिलेश यादव दलितों के सबसे बड़े चैंपियन बन रहे हैं भाई, सबसे बड़े चैंपियन हैं आज। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे ही समय में राज्य में मायावती के साथ क्या हाल किया था? राजकुमार भाटी, जवाब तो दे दूं। नहीं ठीक है, जगदीश शर्मा आएंगे ना आपके पास जरा। राजकुमार भाटी, वो सवाल अटका हुआ है, उसका जवाब आ ही नहीं रहा है। राजकुमार जी ने आज तय किया हुआ है कि सब पर बोलेंगे, सवाल का जवाब मैं उसका जवाब उस समय भी देना चाह रहा था, लेकिन आप फिर दूसरे पैनलिस्ट के पास चले गए। सबसे पहले मैं उसी का जवाब दे देता हूं। हम प्रमोशन में आरक्षण के विरोधी नहीं है कतई भी, हमारी पार्टी। उस समय कुछ सिस्टम में कमी थी, हम उस कमी को दूर करना चाहते थे। बहुत सारी शिकायतें हुई थी, कर्मचारी आए थे, उसमें नेताजी ने कोई फैसला लिया था, लेकिन हम प्रमोशन में आरक्षण के कतई भी विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं हो। दूसरी बात, आपके पैनल में कई लोगों ने, जिसमें बद्रीनारायण जी भी हैं और वर्मा जी भी हैं, कई लोगों ने जो ये एक चालाकीपूर्ण तरीके से ये बातें की जो क्रीमी लेयर के समर्थन में है और सब कैटेगरी के समर्थन में है, ये पिछड़ों दलितों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र है। वो कहानी सुनी है नहीं आपने? एक बंदर ने बिल्लियों की रोटी का बंटवारा किया था, तो ऐसे ही नहीं, रोटी का बंटवारा करना चाह रहे हैं। एक मिनट राजकुमार भाटी, तो यही वाला फॉर्मूला इस बात पे भी तो लागू होगा ना कि आरक्षण का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो पिछड़ों और अगड़ों को लड़ाने का पूरा प्लान है। भाई पिछड़ों और अगड़ों को लड़ाने का प्रोग्राम थोड़ी था आरक्षण। तो ऐसे ही आप
भाई अगर आपका तर्क है, यही तर्क है, तो ये तर्क तब भी दिया जा सकता था जब आरक्षण लाया जा रहा है कि भाई अगड़ों और पिछड़ों को लड़ाने के लिए लाया जा रहा है। भाई अगर पिछड़ों में सारा फायदा यादवों को मिल रहा है या 2-4 और जातियों को मिल रहा है और ऐसी 500 जातियों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है आरक्षण का, तो उनको फायदा क्यों नहीं मिलना चाहिए? भाई वो सवाल आपसे कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि हमारी एकता तोड़ी जा रही है। आप उनका हक मार रहे हो ना? नहीं, आप मुकदमे के जज हैं। जज नहीं है साहब, आप मुकदमे के जज हैं या किसी जज नहीं है, लेकिन जो वाजिब सवाल है वो भी ना उठाया जाए क्या? ये वकील भी और जज भी हैं। नहीं, जो वाजिब सवाल है वो भी ना उठाया जाए क्या? ना, आप कहाँ उठा सकते हैं भाई रंजीत जी? ये तो इनका हक है सर। ये डिबेट मेरी समझ से बाहर है कि आप बोलने नहीं दे रहे, आप अपना उठ रहे हैं मेरे ऊपर। इसका जवाब दीजिए, आप बोलने तो दें, टाइम तो दें। राजकुमार भाटी नहीं, कहा बोलने दे रहे हैं आप? आप मुझसे ज्यादा तो आप बोल गए मेरे विषय पे। चलिए सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं 30 सेकंड मैं नहीं बोलूंगा। क्रीमी लेयर की और सब कैटेगरी की, क्रीमी लेयर और सब कैटेगरी की बात करना इसलिए फिजूल है और चालाकी है क्योंकि अभी तक SC ST का और OBC का कोटा ही पूरा नहीं हुआ है जितने उन्हें आरक्षण का कोटा दिया गया है। 15 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में खुद सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जवाब दिया कि OBC की लगभग 65% सीटें और SC की 55% सीटें अभी खाली पड़ी हैं केंद्र सरकार की नौकरियों में। तो पहले एक बार कोटा तो पूरा कर दो, तब आप सब कैटेगरी की बात करना, तब आप क्रीमी लेयर की बात करना। जितना हमें दिया गया अभी हमारे उतने ही कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो रहे, आप होने नहीं दे रहे, और उसमें चालाकी ये कर रहे हैं कि ना आपस में लड़ाने के लिए सब कैटेगरी की बात करते हैं, क्रीमी लेयर की बात करते हैं। तो ये सरकार की नीयत खराब है और OBC के लिए जो मांग बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। एक 10 सेकंड का एक सवाल पूछना चाहता हूं, जनता के सामने रख देता हूं कि 2015 में जो या 2022 में जो जवाब दिया उसमें ये बता दीजिए, पहले से ये ज्यादा हो गई है सीटें भरने वाली आरक्षण वाली या पहले से कम हुई है? ये और बता दीजिए, और फिर बताइए 60 साल का जिम्मेदार कौन है? सही बात। ये भी आपकी चालाकी है। नहीं, ये भी आपकी चालाकी क्या है? आप मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। जवाब रखा और उसकी जिम्मेदारी 65% केंद्र सरकार की नौकरियों में बहस में बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है, और निश्चित रूप से आगे उसका जवाब लिया जाना चाहिए और उस पर एक क्लैरिटी होना चाहिए देश में कि भाई ये जो क्रीमी लेयर और सब क्लासिफिकेशन का मामला है, इसका क्या समाधान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसे तमाम सवाल हैं। इस पर बहस अभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जरा लोगों की राय देख लेते हैं कि इन मुद्दों पर लोग क्या कह रहे हैं, हमारे दर्शक क्या कह रहे हैं। हमने सवाल पूछा आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष रवैये को आप कैसे देखते हैं, और इसमें 50% लोग कह रहे हैं कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है और 44% लोग कह रहे हैं कि उकसाने भड़काने की कोशिश में जुटा हुआ विपक्ष। 5% लोग ये कह रहे हैं कि दलितों के हक के लिए लड़ रहा है विपक्ष, ऐसा मानने वाले लोग 5% हैं। आगे दिखाइए, तो आरक्षण को लेकर मोदी सरकार की नीति पर आपकी राय क्या है? और इसमें करीब 50% लोग ये कह रहे हैं कि दलितों का आरक्षण सुरक्षित है, 45% लोग करीब ये मानते हैं कि संवैधानिक नियमों का पालन हो रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, और 5% लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार आरक्षण विरोधी है। ये है लोगों की राय। सवाल नंबर 3, लेटरल एंट्री विवाद पर जो कुछ हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? और इसमें 64% लोग कहते हैं कि विपक्ष ने झूठा एजेंडा फैलाया, ऐसा कुछ नहीं था, और कांग्रेस ने खुद भी लेटरल एंट्री के जरिए लोगों की भर्तियां की, हायर ब्यूरोक्रेसी में लोगों को रखे। 30% लोग इस बात को जानते और मानते हैं, और 5% लोग ये कह रहे हैं कि मोदी का फैसला आरक्षण विरोधी था, इसलिए इसको पलटना ही चाहिए था। तो ये है लोगों की राय। और चलते चलते आपको 2016 की एक कहानी याद दिला देते हैं। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता और सूबे में तब कैबिनेट मंत्री थे आजम खान, उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का मजाक उड़ाते हुए एक विवादास्पद टिप्पणी की थी। गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के मौके पर आजम खान ने कहा कि इस आदमी के हाथ का इशारा ये कहता है कि यह जमीन मेरी है और सामने वाला खाली प्लॉट भी मेरा है। आप सोचिए, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की तरफ इशारा करते हुए आजम खान ने बात कही थी, और उस मौके पर उस समय खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौजूद थे और उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। तो दलितों को लेकर, दलितों की झंडा बरदारी को लेकर समाजवादी पार्टी का अपना स्टैंड क्या रहा है, उसकी एक मिसाल ये भी। तो अब जरा जल्दी से दिखाइए कि आज जो देश के मूड मीटर के 4 लकी वोटर हैं वो कौन कौन हैं। तो कुशल सिंह उत्तर प्रदेश, केतन मनियार गुजरात के हैं, इसके अलावा सूरज प्रसाद बिहार और मायाराम अवाना राजस्थान के हैं। इन चारों का
जो मोबाइल है उसका आखिरी 4 डिजिट हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इनको आज देश का मूड मीटर की तरफ से मिलता है इनाम। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन बने रहिए नवभारत के साथ, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला अभी भी जारी है।